नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज की चर्चा बेहद खास है इस लिहाज से भी क्योंकि कोरोना के एक नए वेरिएंट की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं, अलग अलग देशों से सामने आ रही हैं। भारत में भी इसके दस्तक की बात कही जा रही है, कुछ केसेस मिलने की बात कही जा रही है, कुछ आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये चर्चा आज रखने का मकसद किसी तरह का आपको पैनिक नहीं देना है, बल्कि बस समझाना है कि आखिर ये जो कोरोना का नया वेरिएंट्स है, जो फाइंडिंग सामने आई है, जो जानकारी है वो क्या है, और इसके साथ ही क्या हमें एक बार फिर जो एहतियात है उसकी ओर लौटना पड़ेगा, किस तरह की हमारी तैयारियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं गौतम भंसाली साहब, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर, और इसके साथ ही बहुत ही इफेक्टिवली जो कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं ना, उस तरह से उन्होंने तमाम जो कोरोना के दौर आए और जिस तरह की तैयारी रही उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई और हमारी चर्चा में हमेशा शामिल होते रहे। तो आज गौतम सर को शामिल करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जरा हम दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसीलिए मैंने कहा कि पैनिक नहीं होना है, हमें थोड़ा सी अपने आप को इन्फॉर्म रखना है, जागरूक रखना है। दूसरे हमारे साथ डॉक्टर ज्योति मुत्ता हैं, माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी डिपार्टमेंट से, श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से। डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौतम सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आपने भी ये तमाम जो फाइंडिंग्स हैं, जो खबरें हैं, जो एक वेरिएंट की बात की जा रही है, फ्लर्ट जिसका नाम सामने आ रहा है, ये आपने इन चीज़ों से गुजरे होंगे। हालांकि हमें ये मानना होगा कि अपने सबसे कहते हैं सबसे प्रभावी रूप में और अब तक कोरोना किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेरिएंट में कम या ज़्यादा ये अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बस यही है कि उसका असर, लोगों की जागरूकता, इन सारी चीज़ों और हमारे प्रिकॉशन, इन सब ने एक तरह का ढाल बना लिया है, तो वो अब कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन चूंकि ये बात सामने आई है, इस तरह की खबरें सामने आई हैं, तो ज़रा हमें बताइए कि मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट अपना रूप बदल बदल के कम या ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मौजूद रहेंगे, ये हमें स्वीकार करना होगा। जी जी, डेफिनेटली। जैसे सबको मालूम है, इससे वायरस, कोविड वायरस, और हमेशा वायरस का एक रहता है कि वो अलग अलग वेरिएंट और सब वेरिएंट के रूप में म्यूटेशंस टाइम के साथ में होते रहते हैं। बैक्टीरिया होता है, एंटीबायोटिक देते हैं, मर जाता है। फंगल होता है, एंटी फंगल दिया, खत्म हो जाता है। लेकिन वायरस कभी भी मरता नहीं है। उसकी पोटेंसी धीरे 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 कम होने लगती है। ये जो फ्लड वायरस जिसे कहा गया है, ये भी एक ओमिक्रॉन फैमिली का सब वेरिएंट ही है। KP1, KP12, 11, 12 जो है, और प्लस इसके अंदर L और R लेटर और F और T लेटर, ये लेटर का म्यूटेशंस के फॉर्म में ये लेटर्स है सारे इसके अंदर। इसलिए टेक्निकल फॉर्म के रूप में FLRIT, फ्लड वायरस का नाम दिया गया है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डरने की जरूरत है। यस, ये स्प्रेड बहुत ही फास्ट हो रहा है। 91 केसेस महाराष्ट्र में इसके आए हैं अभी तक, लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन कोई सीरियस कंडीशन या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की वैसी जरूरत नहीं पड़ रही है। नॉर्मल जिस तरह से वायरस में सिम्टम होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बॉडी एक, एग्जैक्टली उसी टाइप के सिम्टम्स वगैरह इसके अंदर भी है। सो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू घबराने की, डरने की उसकी जरूरत नहीं है। यस, थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इसके डबल अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं और आते रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट करना बहुत जरूरी था और गौतम सर को हमने शामिल ही इसीलिए किया कि वो जो मैंने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो सबसे पहले हाँ, केसेस मिल रहे हैं और केसेस जब इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा और हम तैयारी के साथ टेस्ट को बढ़ाते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ये वैकेशन का भी दौर है तो हमको थोड़ा सा उस लिहाज से भी देखना पड़ता है। तो केसेस मिल रहे हैं, लेकिन ये केसेस किसी तरह से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है, परेशान करने वाले नहीं हैं। डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हाँ जी। गौतम सर ने जो बात कही कि ये जो सीजन है, ये हम जानते हैं कि इस वक्त हीट वेव का भी कहर है,
वायरल इन्फेक्शन और तरह तरह के बुखार लोगों को सर्द गर्म मौसम में होते रहते हैं। बीच में हमने देखा थोड़ी बारिश भी हो गई, तो ये एक बड़ी चिंता हो जाती है कि आम जो आपको इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन और कोरोना का ये नया रूप, आप लोग ओपीडी में किस तरह से इसे ट्रैक कर रहे हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, और आप इस पूरे जो तमाम फाइंडिंग्स आ रही हैं या इस वेरिएंट को लेकर आपकी क्या राय है? जी, जैसे डॉक्टर गौतम ने बताया, तो इट इज अ वेरी माइल्ड स्ट्रेन। ये है, WHO ने इसको डिक्लेयर किया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये थोड़ा ज्यादा, जो बाकी जितने भी कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स हैं कोरोना वायरस के, उससे थोड़ा ये ज्यादा स्प्रेड होने की इसमें क्षमता है। तो उसके लिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। बट इससे ये नहीं है कि इसका ये नहीं है कि इससे ज्यादा ये मतलब हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होंगे या ये ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का अभी कोई डेटा ऐसा कुछ अभी है नहीं। और जैसे कि इन्होंने बताया है कि इसमें म्यूटेशंस जो है वो होते रहते हैं वायरस में। और लेकिन अब क्या है कि ओवर द टाइम हमारे शरीर में भी मतलब हमने इतना ज्यादा एक्सपोजर है, तो हमारे अंदर भी उसको रोग से मतलब धीरे धीरे, ऑल्दो द वायरस इज हैज द एबिलिटी टू, ये इम्यून सिस्टम को इवेट कर पाती है। लेकिन हम लोगों में भी हमारे अंदर इतने एंटीबॉडीज हैं कि हमारी क्षमता है कि हम तभी इसका ये माइल्ड फॉर्म में आ रहा है। तो हल्का जैसे सर्दी जुकाम या बुखार उस तरह के सिम्टम्स हैं। तो अभी तक दिल्ली में तो इस समय इतना नहीं, महाराष्ट्र में हाँ जरूर 250 के करीब केसेस डिटेक्ट हुए हैं, विच इज लाइक KP2 वेरिएंट एंड थोड़े KP1 वेरिएंट ऑफ दिस फ्लर्ट। सो बट दिल्ली में अभी सो फार इतना कुछ अभी ऐसे सामने आया नहीं है। ठीक है। डॉक्टर बंसाली, मैं आपके पास आना चाहूँगा। थोड़ा हमें अपनी तैयारियों का भी एक बेहतर तरीके से, डॉक्टर बंसाली मैं आपके पास आना चाहूँगा। थोड़ा हमें अपनी तैयारियों को भी एक तरह से रिव्यू कर लेना चाहिए, और आप तो बहुत नज़दीकी तौर पर चीज़ें देखते रहे हैं। हमारी तैयारियां किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, किसी भी ऐसी स्थिति के लिए जो अचानक आ जाए, किस तरह की हैं, किस तरह की चर्चाएं? मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे ख्याल से चाहे कम या ज़्यादा इंटेंसिटी की बात जब भी हो, चर्चाएं तो आप लोग के बीच होती होंगी, एक एक्शन प्लान भी बनता होगा कि अगर ये परिस्थिति आती है तो क्या करें। तो ज़रा बताएं कि हमारी तैयारियां किस तरह की आमतौर पे किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए बनी हुई हैं। सो प्रशांत, जिस तरह से बाकी सब इन्फेक्शन डिजीज होती है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज ही है, वायरल डिजीज है। सो तैयारी की जरूरत, जहां तक कि हमको कोविड का जो वेव 1 था, वेव 2, उस वक्त हमको जरूरत थी, बिकॉज उस वक्त हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए। आज की डेट, और हम लोग डॉक्टर भी प्रिपेयर नहीं थे, हमारा स्टाफ प्रिपेयर नहीं था, किस तरह से हैंडल करना, क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं, क्या पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इसका है, उन चीजों के लिए वेव 1 और वेव 2 के अंदर हम लोग इतना प्रिपेयर नहीं थे। इसलिए हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने की जरूरत थी। ओमिक्रॉन वायरस के टाइम में भी हम लोग अच्छी तरह से गियर अप थे, हमारे पास सब कुछ वार्ड वगैरह, मेडिसिन, ऑक्सीजन सब कुछ अवेलेबल थी। आज की डेट पर भी, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो कोविड वायरस हो, चाहे वो कोविड वायरस की फैमिली का कोई भी वेरिएंट आता है वो हो, चाहे वो डेंगू, मलेरिया, किसी भी तरह की बीमारी होती, हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पब्लिक भी अभी समझदार हो गई है कि कब सिम्टम है, किस टाइप के सिम्टम है, और कब डॉक्टर के पास जाना है। सो इसमें कोई डरने की, घबराने की या पैनिक होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। यस, आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार ज्यादा हो रहा है, 3 दिन से ज्यादा समय लग रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को जाना है, जाके चेकअप करवाना है। प्लस ये जो हीट वेव का टाइम चल रहा है, अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखना है, सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है हाइड्रेशन। हाइड्रेट बराबर रखने की जरूरत है। एज अदरवाइज, एज फार एज हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसमें कोई भी कंसर्न की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली मुंबई, पूरी कंट्री इस टाइप की बीमारियों से लड़ने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, और ये एक तरह का यकीन है, भरोसा है, क्योंकि हमने, ये एक तरह का यकीन है, भरोसा है कि हमने वक्त के साथ किस तरह से खुद को इवॉल्व किया है, किस तरह से हमने अपनी जो भी हमारी कमियां रही हैं उससे सीखते हुए हमने एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। हम किसी भी परिस्थिति
से का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा डॉक्टर गौतम ने कहा कि न सिर्फ कोई एक राज्य बल्कि लगभग हर राज्य में एक तरह की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पड़ी हुई है, सब कुछ हर तरह से। क्योंकि हमें याद है कि कोरोना के दौर में हम खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोई और इससे ज़्यादा स्थिति आए, ना तो कल्पना किसी ने की थी तो हम कि हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हैं और ये एक तरह का यकीन पैदा करता है। इन सब के बीच में डॉक्टर कीर्ति सबनिस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। आप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर कीर्ति, शो में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या कोरोना ने और जिस तरह से डैमेज किया लोगों की बॉडी को, जिस तरीके से लोगों को बाकी पहले कोई बीमारियां नहीं होती थी लेकिन इस तरह की जो सांस संबंधी दिक्कतें थीं वो बढ़ी, बहुत से और भी फाइंडिंग सामने आए। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि उस दौर में तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, हम चाह रहे थे कि हम किसी तरह हमारी जान बच जाए या हम कोरोना से बचे रहें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारी कोशिशें करते थे। क्या इस वेरिएंट को देखते हुए, भले ही ये कम संक्रामक है, उसके बावजूद हमें अपनी इम्यूनिटी को लेकर थोड़ा सजग रहना चाहिए? वो केवल एक समय था, तब हमने अपने लिए ढाल बनाई। इस विचार से, इस सोच से थोड़ा ऊपर उठना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जी आपने, क्योंकि ये जो वैरिएंट कोरोना के हैं ये तो आते रहेंगे, एवरी सीजन के साथ चेंज होते रहेंगे। ये वायरस का नेचर है, हम लोग वो चेंज नहीं कर पाएंगे। हर बार इफेक्टिव वैक्सीन भी अवेलेबल होना जल्दी से थोड़ा इतना ह्यूज कंट्री के लिए विल बी लिटिल डिफिकल्ट। तो हमें अपना इम्यूनिटी डेफिनेटली बरकरार रखना है। और ये इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के लिए ही काम आएगा, वो बाकी के इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए भी काम आएगा। एज वेल एज जो लोग जिनको डायबिटीज है, फिर जिनको हाइपरटेंशन है, उन्हें ये बीमारी भी कंट्रोल करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्स है, जो खास करके जो एल्डरली लोग हैं मोर देन 65 एज के, उनमें ये हमें डेफिनेटली पाया दिखा है लास्ट कोरोना वेव में कि जिनका डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन अंडरलाइंग बीमारी वजन कंट्रोल में है, उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बेटर रहता है और वो इनफैक्ट कोई सीवियर कोविड वेरिएंट भी आया तो अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो दिस इज सिर्फ ये कोरोना के ये वेरिएंट के लिए नहीं है, बाकी के डिसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप प्रिकॉशन लेते थे या आपकी अगर किसी तरह की कोई मेडिकेशन चल रही है, कोई पहले से आपको जिन बीमारियों का जिक्र किया, उन मेडिकेशन का भी खास तौर पर ध्यान रखना है, वहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। और कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका तो यही है, मास्क पहनिए, अपने हाथों की सफाई पे ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जितना संभव हो कोशिश कीजिए कि उसे आप मेंटेन करें। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके आसपास किसी में अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो थोड़ी सी कई बार वहाँ पर आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको शायद उसके बारे में जानकारी देनी होगी और ख़ुद भी बचाव करना होगा। डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो बात सबनिस ने कही, डॉक्टर सबनिस ने, वो उसी सवाल के साथ मैं आना चाहता हूँ। बहुत से लोग जिन्हें एस्थमा है, एलर्जी की दिक्कतें हैं, बहुत से लोग जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, जो शायद डायबिटीज़ की दहलीज पे हैं या जिनमें डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा है, उन लोगों के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? एक चीज़ तो यही है कि भाई आप मेडिकेशन अपनी चालू रखिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरतिए। इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो जिनको पहले से जिनकी इम्यूनिटी लो है, या अस्थमा या डायबिटीज या हाइपरटेंशन, इन लोगों को ये एक मास्क सबसे अच्छा बचाव है। सो मास्क अप, एंड भीड़ भाड़ वाले इलाके से, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया से थोड़ा सावधान रहे, बचे, अपना मास्क रखें अपने साथ, और जो ये हाथ बार बार अपने हाथों को धोएं, और अपना जो सुरक्षित दूरी बनाए रखें, और अपने ही साथ में जो भी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो भी अपनी मेडिसिन या जो भी लेते हैं वो लें।
और मास्क सबसे अच्छा है, मास्क अपना मास्क पहने और अपना सारा जैसे पहले हम करते थे, मास्क इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तो मास्क का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपनी दवाओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। डॉक्टर भंसाली, मैं आपके पास आना चाहता हूं। किसी तरह से अगर आपको मतलब जैसे केसेस, खासतौर पे अगर महाराष्ट्र की बात करें, अब क्या वजह होती है कि हम अचानक से स्पाइक देखते हैं खासतौर पे महाराष्ट्र में? क्या, क्योंकि अब हम अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दौर है हीट वेव का और बाकी चीज़ों का, तो थोड़ा सा हम ये भी देख रहे हैं कि लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। लेकिन हम ये भी मान के हमें चलना होगा कि वैकेशन का समय है, समर वैकेशन, बच्चों की छुट्टियां, बाकी सभी लेकिन महाराष्ट्र में अचानक से किसी भी वेरिएंट का जब स्पाइक आता है वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है। क्या इसको लेके एक कंसर्न लगातार बना हुआ है? क्योंकि ये इसलिए भी बहुत आवश्यक है इस विषय पर चर्चा करना कि क्या वाकई हम एहतियात फॉलो नहीं करते हैं? क्या हमारी आबादी समस्या है, या चूंकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत हैं और वहाँ पर बाहरी लोग बहुत आते हैं, विदेश से बहुत लोग आते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बाहर के डेलीगेट्स भी आते हैं। तो आप लोग किन फैक्टर्स को देखते हैं इस स्पाइक की? सो जनरली महाराष्ट्र में और केरला में यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आते हैं, या इनिशियली शुरुआत जो है महाराष्ट्र में ज्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पोर्ट ऑफ जो एंट्री है वो महाराष्ट्र है या केरला है। अधिकतर जो माइग्रेंट है, लोग है, फॉरेनर्स है, वो महाराष्ट्र में ज्यादा आता है, मुंबई में स्पेशली, या केरला में आता है, या पोर्ट के थ्रू आते हैं तो केरला में या फिर महाराष्ट्र के अंदर पोर्ट जो है वो बने हुए हैं। तो एंट्री जो पॉइंट है वो जनरली ये दो प्लेसेस है, महाराष्ट्र एंड केरला, एंड देन उसके बाद गुजरात, एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे बड़ा कारण तो एक ही रहता है। दूसरा उसके अलावा क्या है, यस मुंबई जो है हेवीली कंजेस्टेड प्लेस है, भीड़ भड़का बहुत है, अभी वैकेशन का टाइम है, बच्चे लोग बाहर घूमने के लिए निकले हुए हैं, पूरी कंट्री से काफी भीड़ यहाँ पर है, घूमने फिरने के लिए आए महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आसपास, जैसे महाबलेश्वर, अलीबाग, नियर बाय गोवा, ऐसी जगह पे लोग निकले, या गोवा भी जाते हैं तो मुंबई होकर निकलते। सो मल्टीपल रीजन इसके हो सकते हैं, लेकिन एक चीज हमको समझना पड़ेगा, कोविड वायरस है, वायरल डिजीज है, इसके म्यूटेशंस होता रहता है, वेरिएंट सब वेरिएंट होता है, होता रहेगा। अभी लगभग 5 साल हो चुका है, 19 में आया था, आज 2024 से, लेकिन अभी भी अगले अपन 2-4 साल तक देखेंगे। जैसे हम स्वाइन फ्लू को देख रहे हैं कि उसके भी केसेस अभी भी आ रहे हैं हमारे पास में, इसी तरह से इसके भी आएंगे। लेकिन यस, जैसे मैंने बताया, इसकी पोटेंसी बहुत कम होगी, जो घातक परिणाम जो इससे हो सकते हैं वो नहीं के बराबर है। इनफैक्ट पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ रही है। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में, प्लस जिन लोगों को थोड़ा जुकाम, बुखार, कोल्ड, रनिंग नोज ये ज्यादा हो रहा है, कफ हो रहा है, उन लोगों को मास्क पहनना चाहिए टू अवॉइड दैट कम्युनिकेबल डिजीज, या जो डिजीज को स्प्रेड होने के लिए या ट्रांसमिशन होने के चेन को रोकने के लिए मास्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पीपल जिनको कोल्ड कफ, रनिंग नोज कफ होता है, उन लोगों की। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी लापरवाही ना वो भारी पड़ जाती है। हमें ये मान के चलना है कि ये ठीक है, ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, इस वेरिएंट का बहुत ज़्यादा अब तक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पे नहीं देखा गया है। लेकिन आपको ये भी मान के चलना होगा कि अगर शरीर में वायरस है, अगर उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसे हल्का समझ लेंगे तो वो उस वायरस की जीत हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो वायरस धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाता है, और वो जो एक शुरुआत, जहां से छोटी शुरुआत है, वहां पे आपने लापरवाही की तो उसे बड़ा बनने में देर नहीं लगती। मैं किसी तरह से आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये एक जागरूकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी बीमारी तब बड़ी बनती है जब हम लापरवाही करते हैं। एक सामान्य से दांत में एक छोटी कैविटी शुरू होती है, अगर आप उसको शुरू में नजरअंदाज कर देते हैं तो आपको भारी पड़ता है, कई बार आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए। तो शुरुआत में ही अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है और थोड़ी सी अनयूजुअल है बाकी आपके वायरल और फ्लू से, तो
तुरंत इसको रिपोर्ट कीजिए, तुरंत अपनी जांचें कराइए। जांचों की जहां तक बात है, आपको पता है कि आरटीपीसीआर और तमाम जांचें उपलब्ध हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया है, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है। मैं ज़रा बच्चों के लिहाज से समझना चाहता हूँ। हम सभी ने देखा कि एक दौर था जब बुजुर्गों पे कोरोना ने प्रभाव डाला, एक दौर ऐसा आया जब हमने देखा कि एडल्ट्स पे प्रभाव आया, और एक दौर हमने ये भी देखा जब बच्चों को तकलीफ होने लगी। इसलिए मैं बच्चों के लिहाज से स्पेसिफिकली समझना चाहता हूँ, बच्चों को लेकर किस तरह की सावधानी रखनी होगी। वायरस का संक्रमण भले ही इंटेंसिटी कम हो, लेकिन बच्चों को लेकर हम थोड़ा सा ज्यादा ही हमें सजग रहना चाहिए। बच्चों के लिए भी जिनको सर्दी जुकाम या जिनको एलर्जी के लिए ज्यादा प्रोन रहते हैं, तो वो मास्क इज द प्रोटेक्शन मास्क। और जैसे अगर खेलने जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा मतलब ज्यादा क्राउडेड एरिया से वही सेम प्रिकॉशंस होते हैं, क्राउडेड एरिया से बच्चे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, और अपने हाथ फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें। सो बिकॉज ये वायरस का बहुत ज्यादा, ये ऐसा नहीं अभी तक ऐसा देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शियस है, या तो इसलिए मतलब अपने जो रूटीन वाले प्रिकॉशंस है वही प्रिकॉशंस रखें, इम्यूनिटी की अपनी स्ट्रांग रखें। सो यही है इसका बचाव, इसके इससे इससे बचाव। ठीक है डॉक्टर ज्योति, एक और सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कोरोना के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ा, उनके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल आया, बहुत सी चीज़ें हुई। गर्भवती महिलाएं हैं या जो ख़ास तौर पे इस स्टेज से गुजर रही हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? और जाहिर सी बात है कि एक चैलेंज डॉक्टर्स के पास भी ऐसी स्थिति में आ जाता है। देखिए, जब 2019 में जो कोरोना स्टार्ट हुआ था, अब उसको 5 साल हो गए, और धीरे धीरे जैसे ये मतलब इसमें वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, वेरिएंट्स आते जा रहे हैं और आते रहेंगे, बट उसका जो हमारे बॉडी में जो है उसका इफेक्ट, अब वो जैसे 2019 से लेकर 2021 तक जिस तरह से होता था, उस तरह का अब धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है। इन्फेक्शियस, स्टिल इन्फेक्शियस, बट हमारी बॉडी में अब उसको करने की, काउंटर करने की क्षमता, हमारे एंटीबॉडीज और ये इन सब चीजों की वजह वजह से हमारी क्षमता बढ़ गई है। सो इवन फॉर द प्रेग्नेंट women, the same thing, wear mask. I think mask is the best form of protection. Wear mask, avoid crowded spaces, and always work on improving your immunity. यही यही है इसका, सब सब अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। और जो आपकी मेडिसिन हैं, जिनको कोई पुरानी बीमारियां हैं, या जो बुजुर्ग लोग हैं घर में, वो अपनी दवाइयां ले, जो भी उनकी दवाइयां हैं, और अपना मास्क मास्क सबसे अच्छा तरीका है इस बीमारी से बचाव का। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, या जैसे बसों में, भीड़ वाली बसों में या मेट्रो में जैसे सफर करते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा अपना प्रिकॉशन रख के अपने साथ सैनिटाइजर कैरी करें। सो यही है इसका। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं कि क्या पोस्ट कोविड जो बहुत से लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुई, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन का मैं साफ तौर पर जिक्र करना चाहूंगा, ब्लड के थिक होने का। हमने देखा कई केसेस में जो ब्लड थिनर थे, इकोस्प्रिन वगैरह भी डॉक्टर की सलाह पे लोगों को दिए गए। ये ऐसा क्यों, मतलब और ये समस्या थी, इसे हमें मानना होगा। हाँ जी, ये है कि ये जो वायरस है, बिकॉज इट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, इट अटैक्स तो हमारे जो आरबीसीज और इनको जो अटैक करता है, और जिसकी वजह से इन सब, हर किसी को नहीं बट कुछ पेशेंट्स, कुछ लोगों में, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा एक्सैजरेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोएगुलेशन और ये उसके रिलेटेड सारी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारी देखने को आती हैं। तो ये है, इसके साथ था, बट अब ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा ये क्षमता है, कितना, ये तो अभी मतलब आगे के लिए टाइम ही बताएगा। तो बस वही है कि हमें अपनी तरफ से अपना हमें बचाव रखना है विथ मास्क एंड यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स एंड ऑल्सो मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोरोना में जो कफ की समस्या थी,
उसने बहुत सी जिंदगियां छीनी। धीरे धीरे वो किस तरह से अपना प्रभाव डालता था। तो किसी भी तरह के कफ या इन्फेक्शन को नज़रअंदाज मत कीजिए। बच्चों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा अपने आसपास भी। अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं होती है कि हम ये देखें कि हमारी सेहत ठीक है, नहीं, हमें ये भी देखना है कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बीमार है, उसके बावजूद वो काम कर रहा है, वो आसपास मौजूद है और वो लापरवाही कर रहा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसके बारे में रिपोर्ट करें या जानकारी दें या उसे समझाएं। लेकिन याद रखिए, किसी को भी इन्फेक्शन है तो आपको मास्क सबसे पहले धारण करना है और मास्क का इस्तेमाल करना है। एक चीज मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जैसा डॉक्टर गौतम से चर्चा के दौरान जो बात सामने आई कि हमारी पूरी मशीनरी किसी भी विपरीत परिस्थिति, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति, किसी भी तरह के आउटब्रेक के लिए तैयार है। चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, चाहे अस्पतालों में बेड्स की बात की जाए, दवाओं के तौर पे बात की जाए, डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट की बात की जाए, इन सभी मोर्चों पर हर राज्य अब पूरी तरह से तैयार है। तो इसलिए किस तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये एक यकीन है, ये एक भरोसा है। सबसे अहम बात, जिनकी पहले से दवाइयां चल रही हैं वो अपनी दवाओं को बिना नागा, बिना किसी लापरवाही के दवाओं को लेते रहें। खासतौर पर जिन्हें अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, शुगर की समस्या है, डायबिटीज़ में अगर शुरुआती दौर में भी है तो भी आपको लापरवाही नहीं कर रही है, आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो भी लापरवाही ना करें, हीट वेव का भी दौर है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन ध्यान रखिए कि इस हीट वेव और कोरोना में एक बहुत बारीक सा अंतर है और हो सकता है वही सिम्टम नजर आए। तो इसलिए खुद को टेस्ट जरूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर बंसाली और इसके साथ ही डॉक्टर सबनी साहब का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि हमारी इस चर्चा से आपको पूरी जानकारी मिली हो। स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए और इसके साथ ही खुद का ख्याल रखिए। नमस्कार।